नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि गोल्ड एक स्ट्रांग रैली के बाद डिक्लाइनिंग है, सिल्वर भी एक स्ट्रांग रैली के बाद डिक्लाइनिंग है। इनफैक्ट सिल्वर एक रेंज में चल रहा है। अब अगर ये अपने लो को तोड़ता है तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज इसी जोन में लिंगर कर सकता है। तो इन जनरल कमोडिटीज इतनी बड़ी रैली बिना कारण के नहीं देती हैं। देखिए, कमोडिटीज और स्टॉक्स में अंतर होता है। कमोडिटीज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, स्टॉक्स न्यूज़ के प्रति सेंसिटिव होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो कमोडिटीज़ आर मच मोर न्यूज़ ड्रिवन। इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि कमोडिटीज़ के मूवमेंट पर किन किन फैक्टर्स का असर पड़ता है। तो मेजर 4 फैक्टर्स हैं जो कि कमोडिटीज़ के प्राइस पे असर डालते हैं। पहला, सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स। जाहिर सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी, एंड वाइस वर्सा। कमोडिटीज़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का। कहीं युद्ध हो रहा है, कोई समझौता हो रहा है, इन सब चीज़ों का असर इन पर स्टॉक से ज़्यादा पड़ता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डॉलर का स्ट्रेंथ, सेक्टर स्पेसिफिक ड्राइवर्स। सेक्टर स्पेसिफिक ड्राइवर का मतलब है जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका बिहेवियर गोल्ड जैसा होता है। साथ में अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ा तो भी सिल्वर के प्राइस पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो कमोडिटीज़ की प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं और इन पर फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट्स दोनों का असर पड़ता है। दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग में नए हो या लंबे समय से लॉस कर रहे हो तो कुछ तो कमी है। सफलता मिलती है सही एसेट, सही टाइमिंग, सही स्ट्रेटजी और सही रिस्क मैनेजमेंट से। इनमें से एक कॉम्बिनेशन भी गड़बड़ हुआ तो लॉस इनएविटेबल है। किसी हाइप, किसी ओवर प्रॉमिस में नहीं पड़ने का, परिश्रम करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हमारे कोर्सेज में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इजी ढंग से बेसिक्स क्लियर करने के साथ बेस्ट एसेट सिलेक्शन, बेस्ट स्ट्रेटजीज विद एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग रूल्स प्लस एडजस्टमेंट्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट के साथ बनाए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। सर बेहतरीन सुपर सर। समझाते हो कि कैसे क्या है क्या नहीं है, रुक करके इंटरेस्ट लेकर के, ये चीज सबसे बढ़िया लगी मुझे। सर, ये सिलेबस जो आप पिकअप किया है ना, ये बहुत परफेक्ट स्पॉट ऑन है। जितना चाहिए उतना परफेक्टली आप टॉपिक्स बनाए हैं। ये परफेक्ट आज स्पेशली आज का है ना सर, ये प्राइस एक्शन का उस परफेक्ट उसी तरह जा रहा है सर मार्केट, जो आप जैसा बोले है ना सर। मैं 1 लाख के ऊपर सिर्फ ट्रेनिंग में खर्च किया है सर। सिर्फ ऊपर से दिखा रहा है, ओके ये ऐसा है कैसा यूज करना वो नहीं दिखाया है, मगर आपका जैसा ना उसको कनेक्टिंग डॉट्स बोलते हैं ना सर, कनेक्टिंग डॉट्स कोई भी नहीं सिखाया सर, एटलीस्ट मेरे को प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलता सर आपके जैसा। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और प्रॉफिटेबल बनाना होता है, टिप्स के सहारे रहना नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्क्रीनर्स, स्पेशल इंडिकेटर्स, हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। और ऑटोमेशन, जिसका क्लास अगस्त से शुरू होगा, जिसमें स्टूडेंट्स खुद से एल्गो स्ट्रेटजी बनाकर बैक टेस्ट और ऑटोमेट कर सकेंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप कभी भी ले सकते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस का सेशन जल्द शुरू होने जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही ज्वाइन करें। यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे पूछिए। और हाँ, हर संडे को 11 बजे का ऑनलाइन फ्री वेबिनार ज्वाइन करना न भूलिए, जहाँ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज फ्री में मिलेगा। लिंक के लिए आप वेबिनार का मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोर्स डिटेल के बारे में जानना हो तो मैसेज में कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। नंबर दिया गया है, आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। तो वेबिनार ज्वाइन कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द क्लास। अब एक एक करके अपने कमोडिटीज़ को एनालाइज करेंगे कि उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर का असर कितना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड को सेफ हेवन मेटल बोला जाता है। सेफ हेवन मेटल का मतलब यह है कि अगर डॉलर के स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो लोग वहां से पैसा निकाल करके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसको काफी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसके ऊपर जिन बातों का असर पड़ता है, एक तो इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो या ऐसा एक्सपेक्टेशन हो कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट घटेंगे, तो इससे गोल्ड के प्राइसेस में इजाफा होता है। फेड डिसीजन गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर में काफी क्रिटिकल होते हैं। हॉकिश व्यू होने से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, डोविश व्यू होने से गोल्ड के प्राइसेस घटेंगे। यूएस डॉलर स्ट्रेंथ का गोल्ड के ऊपर में इनवर्स असर पड़ता है, यानी कि अगर डॉलर स्ट्रांगर होगा तो जनरली गोल्ड के प्राइस में डिक्लाइन होता है, और अगर डॉलर कमजोर होगा तो गोल्ड के प्राइस में इजाफा होता है, क्योंकि तब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी पर भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और उसके प्राइस में वृद्धि होती है, क्योंकि तब लोग दूसरी जगह का पैसा निकाल करके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और यही कारण है कि इसको सेफ हेवन बोला जाता है, काफी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है। जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन है तो भी ये एक तरह की क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि जो भी देश इसमें इन्वॉल्व हैं, जो नहीं भी इन्वॉल्व हैं, उनके इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो वहाँ के इन्वेस्टर्स दूसरी चीज़ों में पैसा लगाने के बजाय गोल्ड में लगाना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। तो जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं,
चाहे वो इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी हो या जियोपॉलिटिकल हो, सेफ हेवन में लोग पैसा लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं। सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक्स भी देश की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए समय समय पर गोल्ड की बाइंग करते रहते हैं और अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाते रहते हैं। इसके वजह से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और इनके प्राइसेस में वृद्धि होती है। इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ में गोल्ड की डिमांड डोमेस्टिक सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे शादी हो, ब्याह हो, कोई भी शुभ अवसर हो तो ज्वेलरीज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल डिमांड गोल्ड की काफ़ी कम है, ओनली 10% ऑफ टोटल कंजम्पशन, लेकिन ज्वेलरीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, खास करके एशियन कंट्री, स्पेशली इंडिया और चाइना में। तो इसके वजह से गोल्ड के प्राइसेस में भी वृद्धि होती है। शादी ब्याह के सीज़न में इसमें हल्की वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन मेजर जो चेंजेस होते हैं वो इन कारणों से, इंटरेस्ट रेट, डॉलर स्ट्रेंथ, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स इत्यादि से होती है। सुविधा के लिए आपको बता दें कि जो मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और घाना है, जबकि हाईएस्ट कंज्यूमिंग कंट्रीज में इंडिया और चाइना आते हैं। अब आइए सिल्वर पर असर डालने वाले फैक्टर लगभग वही हैं जो गोल्ड पे असर डालते हैं। सिल्वर को गोल्ड ऑन स्टेरॉयड भी बोला जाता है। तो गोल्ड ऑन स्टेरॉयड का मतलब है कि ये सेंटीमेंट को गोल्ड से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सिल्वर एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक इंडस्ट्रीज, सोलर पैनल्स, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में सिल्वर का काफ़ी यूज़ होता है। तो सिल्वर का टोटल कंजम्पशन का 50% इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज। तो मैक्रो फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर के लगभग सेम है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है और सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट भी है, तो दोनों का असर इसके ऊपर पड़ता है। मेनली सप्लाई डेफिसिट, माइनिंग आउटपुट, स्क्रैप रिसाइकलिंग का इसके ऊपर में काफ़ी असर पड़ता है। तो मैक्रो फैक्टर्स के साथ में सिल्वर को ट्रेडिंग करते समय ये भी देखना होगा कि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड कैसी है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दें कि सबसे ज़्यादा सिल्वर का प्रोड्यूसर मैक्सिको है, उसके बाद पेरू, चाइना, रसिया, बोलीविया। और सिल्वर के जो टॉप कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, जापान एंड जर्मनी है। उसके बाद थर्ड मेजर कमोडिटी है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की सबसे खासियत ये है कि एनर्जी स्पेसिफिक इवेंट से ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे गल्फ वगैरह हैं, उनमें कुछ हो तो सप्लाई डिसरप्शन होता है। इसके अलावा ओपीसी कंट्रीज़ के जो डिसीजन हैं, प्रोडक्शन कट हैं, कोटा हैं और नॉन ओपीसी सप्लाई का भी काफ़ी असर पड़ता है। ओपीसी कंट्रीज ऑयल के प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए प्रोडक्शन कट भी करती हैं ताकि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा न बढ़ जाए, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे। इनका जो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीज़ों का ऑयल प्राइसेस के ऊपर में काफ़ी असर पड़ता है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी काफ़ी असर पड़ता है। आपने अभी देखा होगा मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होने से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के डिसरप्ट होने से, इसके अलावा रसिया, ईरान, वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगने की वजह से भी ऑयल की सप्लाई काफ़ी कम हुई और उसकी डिमांड में इजाफा हुआ, जिससे प्राइसेस काफ़ी बढ़े। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के खुलने के बाद जब ऑयल सप्लाई नॉर्मलाइज होने लग गई तो ऑयल के प्राइसेस काफ़ी रिड्यूस किए। अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, कंट्रीज़ अच्छा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस करती हैं, तो इससे ग्लोबल डिमांड भी ऑयल का बढ़ता है। तो ग्लोबल डिमांड के ऊपर इकोनॉमिकल ग्रोथ, रिसेशन, सीजनल फैक्टर्स, इन्वेंट्रीज, रिफाइनिंग मार्जिन्स, यूएसडी स्ट्रेंथ, उसके अलावा वेदर, मौसम का भी असर पड़ता है, क्योंकि जाड़े के मौसम में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ओपीसी कंट्रीज़ के रिलीजेस, और साथ में जो अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब का भी असर प्राइसेस पर पड़ता है, क्योंकि अल्टरनेटिव एनर्जी का ज़्यादा यूज़ ऑयल के डिमांड को कम करेगा। मेजर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट, रसिया, सऊदी अरबिया, कनाडा, इराक, और मेजर कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं यूएस, चाइना, इंडिया, रसिया, सऊदी अरबिया। अब आ जाइए नेचुरल गैस पे। तो नेचुरल गैस हीटिंग और कुकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए ये काफ़ी वेदर सेंसिटिव भी है। इसकी सप्लाई डिपेंड करती है प्रोडक्शन लेवल्स, एलएनजी एक्सपोर्ट, स्टोरेज इन्वेंट्रीज पे, और डिमांड डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, पावर जनरेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियल यूज़ के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर में। तो डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी है प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। EIA वीकली की रिपोर्ट के ऊपर में प्राइसेस का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये इन्वेंट्री रिपोर्ट देती हैं कितना स्टॉक है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे पता लगता है कि आगे चल करके सप्लाई बढ़ने वाली है या डिमांड बढ़ने वाला है। जियोपॉलिटिकल इवेंट का भी काफ़ी असर पड़ता है, जैसे यूरोप रसिया डायनेमिक्स, नेचुरल गैस के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं
कोल, न्यूक्लियर। तो अगर कोल न्यूक्लियर का यूज़ कम होगा तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी। तो इनकी प्राइसेस जो है ये वेदर फोरकास्ट जैसे कि शीतलहरी या हीट वेव, हरिकेन्स, तूफान, इन सब के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो टोटल नेचुरल गैस कंजम्पशन का 30 to 40% इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, 35 to 40% पावर जनरेशन में यूज़ होता है, 20 to 25% रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल उपयोगिता है और लेस देन 10% ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स में यूज़ होता है। अभी व्हीकल्स जो है वो पेट्रोलियम या डीजल से शिफ्ट हो रही हैं एलएनजी के ऊपर में, तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसका प्रोडक्शन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज हो रहा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में सबसे पहले यूएस है, उसके बाद रसिया है, तीसरे नंबर पर ईरान है और चौथे नंबर पर चाइना है। और कंजम्पशन के मामले में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यूनाइटेड स्टेट में है, दूसरा रसिया में है क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, चाइना का भी कंजम्पशन ज़्यादा है और ईरान का भी। तो कमोडिटीज़ के प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए मेनली 4 फैक्टर्स काम में आते हैं। लॉन्ग टर्म मूवमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस, साथ में सेंटीमेंट एंड पोजीशनिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए यूज़ होती है, एंड क्वांटिटेटिव मॉडल्स यानी कि जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं के जरिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब ये सब इंफॉर्मेशंस मिलेंगी कहाँ पे? सप्लाई डिमांड बैलेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज की रिपोर्ट निकलती है EIA फॉर एनर्जी, कॉमेक्स LBMA फॉर मेटल्स, साथ में जो कंट्रीज़ के इकोनॉमिकल डेटा हैं, GDP खास करके US का GDP, इन्फ्लेशन, PMI वगैरह, सेंट्रल बैंक की स्पीचेस, इससे पता लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं, इकोनॉमी के ऊपर उनकी चिंता ज़्यादा है या कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। उससे आइडिया लगेगा कि आगे चल करके इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा या इकोनॉमी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। और पांचवा है जियोपॉलिटिक्स, कहीं टेंशन, युद्ध, पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स, ये सब भी काफ़ी मायने रखते हैं। अब इतनी ज़्यादा रिपोर्ट खंगालना एक ट्रेडर के लिए आसान नहीं होता है। दे हैव टू सी मल्टीपल सोर्सेस। इस मामले में AI मदद कर सकते हैं। AI पर एक प्रॉम्प्ट दीजिएगा, वो सारी एनालिसिस 2 मिनट में करके दे देगा। वो सारी सर्चिंग, सारी रिपोर्ट, सब कुछ देख लेगा। अब जैसे यहाँ हमने दिया है, गिव मी अ फुल कंसोलिडेटेड एनालिसिस फॉर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर एंड गोल्ड राइट नाउ इंक्लूडिंग लेटेस्ट COT EIA डेटा, टेक्निकल्स एंड आउटलुक। ये प्रॉम्प्ट देने पे, ये हमने ग्रुप का हेल्प लिया है, वो सारी की सारी एनालिसिस आपके सामने इन ए नटशेल करके दे देगा। तो आपको इतना जो रिसर्च वर्क है जैसे सेंटीमेंट पोजीशनिंग, की रिलीजेस, ये सब उतना देखने की जरूरत नहीं होगी। AI आपको 2 मिनट में सारी एनालिसिस करके दे देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के बाद। गोल्ड के बारे में जो अनुमान है, करंट प्राइस इसका $4,100 के जोन में है। फंडामेंटल्स इसके न्यूट्रल हैं क्योंकि सेफ हेवन डिमांड तो है, साथ में स्ट्रॉन्ग डॉलर और रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन भी है जो कि डिमांड को डिमिनिश करेगा। सेंट्रल बैंक बाइंग सपोर्टिव है, USD स्ट्रेंथ एंड रेट हाइक एक्सपेक्टेशन इसके लिए नुकसानदायक है। तो जब 2 अपोजिट फैक्टर काम करेंगे तो प्राइस न्यूट्रल रहेगा। COT रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि लॉन्ग में रिडक्शन हुआ है, यानी कि बाइंग का जो पेस था वो कम हुआ है, यानी कि डिमांड कम हो रही है। और इसके जो टेक्निकल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि $4,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। आप ये चार्ट देख सकते हैं, नियरली 4,000 के पास में गोल्ड सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी जो कैंडल बन रही है ये थोड़ा बेयरिश बायसनेस शो कर रही है। अगर ये 4,000 का सपोर्ट टूटा तो 4,000 के सपोर्ट के टूटने के बाद में इसमें गिरावट देखी जा सकती है। तो गोल्ड का जो आउटलुक है ये नेचुरल टू कॉशस है। सिल्वर का फंडामेंटल्स जो बोल रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग, सोलर EV में डिमांड बढ़ी है, लेकिन जो इसका हाई प्राइस था उसके वजह से डिमांड में थोड़ी कमी है और लॉन्ग टर्म में इसकी सप्लाई डेफिसिट बनी रहेगी। तो इंडस्ट्रियल डिमांड है और सप्लाई में डेफिसिट है, तो इसमें गिरावट तो होने की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस के काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से सेल ऑफ बढ़ गया, तो बिकवाली की वजह से गिरावट इसमें हुई। COT रिपोर्ट ये बताती है कि चूंकि इसमें काफ़ी सेल ऑफ हुआ है इसलिए आगे बहुत प्राइस बढ़ने की संभावना कम है। तो सिल्वर का जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म में मीडियम बुलिश होगा, लेकिन रिसेंट में इसमें सेल ऑफ हुआ है तो थोड़ी बहुत डिक्लाइनिंग पॉसिबल है। ये हो सकता है कि इन सपोर्ट लेवल तक सिल्वर स्टे करे और कुछ समय तक लिंगर करने के बाद रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे। बट इस तरह की रैली अब नहीं होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। समव्हाट मॉडरेट मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद नेचुरल गैस स्टोरेज लेवल 5 साल के एवरेज से ऊपर है, सप्लाई एम्पल है। वीकली स्टोरेज रिपोर्ट नए बिल्डअप्स को दर्शा रही है, यानी कि स्टोरेज बढ़ रहा है। COT की रिपोर्ट मिक्स्ड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट का अभाव रहेगा। टेक्निकल्स बता रहे हैं रेंज बाउंड विद डाउनवर्ड बायस, क्योंकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग सीजन विंटर अपसाइड पोटेंशियल लेटर,
सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, तो हो सकता है मॉडरेट मूवमेंट जाड़े में आए। तो इसका आउटलुक न्यूट्रल टू माइल्डली बेयरिश है नियर टर्म में। वेदर फोरकास्ट का इसके ऊपर में काफ़ी असर पड़ेगा, तो अगर सर्दियां अच्छी हुई तो प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल एक समय में काफ़ी ज़्यादा था, अभी रिड्यूस करके 70-75 के रेंज में आया है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज खुल गया है, मिडिल ईस्ट में डिस्केलेशन हुआ है। फंडामेंटल और EIA का डाटा इन्वेंट्री बिल्डिंग दर्शा रहा है, और जो सप्लाई का कंसर्न था वो अवीज हो रहा है। ग्लोबल सप्लाई रिकवर हो रही है, इसकी वजह से प्राइस में डाउनवर्ड प्रेशर एक्सपेक्टेड है। COT की रिपोर्ट सेंटीमेंट के बारे में बताती है, नेट शॉर्ट और न्यूट्रल आफ्टर रिसेंट सेल ऑफ। टेक्निकल्स बता रहे हैं इन डाउन ट्रेंड आफ्टर जियोपॉलिटिकल प्रीमियम फेडेड। सपोर्ट जो है ये 65-70 के आसपास का है, तो थोड़ी बहुत डिक्लाइनिंग पॉसिबल है। आउटलुक इसका बेयरिश टू न्यूट्रल है इन शॉर्ट टर्म, क्योंकि ओवर सप्लाई की रिस्क है। इकोनॉमिकल रिकवरी के लिए ईरान वगैरह ज़्यादा सप्लाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल आउटलुक जो है क्रूड ऑयल का नियर टर्म में बेयरिश, नेचुरल गैस का न्यूट्रल टू बेयरिश, सिल्वर का कॉशस, इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी हो सकती है, और गोल्ड का न्यूट्रल। कमोडिटी मार्केट आने वाले कुछ समय में रेंज बाउंड रहने की संभावना में ज़्यादा है। तो इस तरह से इन फैक्टर्स को एनालाइज करके अपने नियर टर्म में और लॉन्गर टर्म में कमोडिटी के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं है, यानी कि एक समय न्यूज़ पे जितना रिस्पांस दिया दोबारा उतना ही रिस्पांस देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कॉशसनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट बोथ आर नेसेसरी। हालांकि अगर न्यूज़ और सेंटीमेंट से आप अच्छी तरह परिचित हैं तो कमोडिटीज़ के प्राइस को प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी कमोडिटीज़ को एनालाइज करने में, कमोडिटीज़ को समझने में और उसे लाभ उठाने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।